नहीं, मैं व्यापार से पहले ना जो मेरे सामने मेरा ग्राहक है, मैं उसकी सुरक्षा और उसके साथ ईमानदारी जो है बरतना जो है ज़्यादा पसंद करूँगा। व्यापार तो सेकेंडरी है, पहले तो सामने वाला अगर कोई मकान बना रहा है तो उसका जो है बढ़िया घर बनना चाहिए और सुरक्षित घर बनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल टीवी और आपके साथ मैं हूं कुलदीप चौहान। जैसा कि आपको पता है, दुनिया बेहद परेशान है। युद्ध जो चल रहा है उसको लेके हर चीज़ प्रभावित है, और चाहे वो पेट्रोल हो, गैस हो, सरिया हो, सीमेंट हो, खाने पीने की चीज़ें हो, कुछ भी हो, हर चीज़ प्रभावित है। और इसकी वजह से इंसान बेहद दुखी है, सब समाधान चाहते हैं। आज हम सरिया, सीमेंट और जो निर्माण से संबंधित चीज़ें होती हैं उस पर बात करेंगे, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं जिनका नाम है मनोज भाटी। मनोज भाटी जी उत्तर प्रदेश नोएडा व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जो नोएडा इकाई है, उसके पदाधिकारी हैं। मनोज भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। मनोज भाटी जी, जैसा कि आपको पता है, पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान है युद्ध और इन सब चीज़ों को लेकर के। तो आपका जो ये जो काम है, इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर सबसे पहले मैं बात करूं, सप्लाई कैसी चल रही है? सप्लाई अभी तक नॉर्मल थी, लेकिन मेन जो लेबर है वो पलायन कर चुकी है गैस ना मिलने के कारण, घरेलू गैस ना मिलने के कारण। अच्छा, गैस की वजह से इस पर भी फर्क पड़ रहा है? हाँ जी, जो मजदूरी करके खाना बनाने के लिए गैस लेने जाता है तो उसे 400 रुपये किलो गैस मिल रही है, उसकी 500-600 रुपये एक दिन की दिहाड़ी है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सब कुछ ठीक है। सारी कंपनियां ऑफिशियली ट्विटर पर मैसेज शेयर करती हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। पर्याप्त स्टॉक है तो बाजार में क्यों नहीं आ रहा? वो बाजार में तो शॉर्टेज है। जो एक मजदूर आदमी है, बिहार से या बंगाल से या एमपी से कहीं से भी आया, वो यहाँ गैस कनेक्शन तो लेगा नहीं। वो तो 5 किलो का सिलेंडर लेगा, उसे भरवाएगा और खाना बनाएगा। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से वो लोग जिनके पास में कनेक्शन नहीं है, ब्लैक में या जो काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी पेशे वाले, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है? उन लोगों को पूरी दिक्कत हो रही है। अच्छा, सिलेंडर नहीं मिल रहे उन्हें, पूरे दिन लाइन में लगना पड़ रहा है, और मिल भी रहा है तो वो फिर जो है कीमत से कहीं ज़्यादा मिल रहा है। और उसमें भी कई बार सिलेंडर में से गैस कम होती है। 14 किलो 200 ग्राम कुछ होनी चाहिए सिलेंडर में, घरेलू में, तो 10-10 किलो 11-11 किलो के सिलेंडर मिल रहे हैं उन्हें। हाँ, ऐसी बहुत सारी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ये सरिया, सीमेंट, बालू, सरिये पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इसका? सरिये पे गैस, सारे प्लांट गैस से चल रहे हैं आज की डेट में। अच्छा, जो पहले कोयले से और बिजली से चलते थे, अब वो गैस पे कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। गैस अब प्रॉपर जो है प्रेशर नहीं मिल रहा उन्हें एक तरह से। अच्छा, और प्रेशर नहीं मिल रहा तो जो है वो प्रोडक्शन घटती जा रही है और प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। रॉ मटेरियल के खासकर बढ़ने शुरू हो गए हैं। और जब रॉ मटेरियल के बढ़ेंगे तो 2-4 दिन बाद जो है बने हुए माल के भी प्राइस ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। जैसा कि आज 30 मार्च 26 है, आज सरिये पे 2 से 2.5 रुपए किलो की तेजी आई है एक साथ। अच्छा, एक दिन में। अब वो 2-2.5 रुपए किलो की जो तेजी आई है, जिसे मान लिया 10 टन सरिया लेना है, तो उसका तो बजट बिगड़ गया। वो रुक जाएगा तो जो है हम रुक जाएंगे। तो यही प्रोसेस है, उस पर भी अप्लाई होता होगा, सीमेंट पे भी? सीमेंट पे अभी इतना फ़र्क नहीं है। सीमेंट पे फ़र्क इसलिए नहीं है कि जब हमारा जीएसटी 28% से 18% सरकार ने किया था पिछले साल,
तो उसमें जैसा मुझे सुनने में आया है और पता चला है कि 6 महीने के लिए बाउंडेशन लगाई थी कि आप रेट नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। सरकार द्वारा। तो वो अब 6 महीने पूरे हो गए हैं। तो यानी कि प्राइस बढ़ सकते हैं। 6 महीने पूरे हो गए तो अब कंपनियां जो है 1 अप्रैल से जो है बढ़ाना शुरू कर देंगी। अब मैं आपसे ना मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं मनोज भाटी, ममूरा में जो है मेरा व्यापार है और मैं यहाँ लगभग पिछले 25 वर्षों से एक ही जगह व्यापार कर रहा हूँ और एक ही व्यापार चला रहा हूँ। 25 साल से? हाँ जी, 25 वर्षों से लगातार इसी जगह बैठा हूँ मैं। साथ व्यापार जो मंडल इकाई है उत्तर प्रदेश, उसमें आपका कौन सा पद है? उसमें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नोएडा इकाई में मैं वरिष्ठ महामंत्री के पद पर आसीन हूँ। अच्छा, तो अब ये बताइए मुझे, जो व्यापारी हैं खास तौर से लोकल नोएडा के जी, आपके सामने ऐसी कौन कौन सी समस्याएं वो रखते हैं इस वक्त? इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो लेबर की समस्या है। अच्छा। जहाँ भी जाओ वहाँ पे जो है यूँ कि जी लेबर ही नहीं है, लेबर ही पलायन कर गई, लेबर चली गई, लेबर नहीं आ रही। सबसे पहली समस्या तो लेबर है। दूसरी है गैस ना मिलना। तीसरी है इंडस्ट्रियल ऑयल जो है वो महंगा हो जाना या कम आना। और जब वो महंगा होगा तो रेट भी ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे बाजार में असर दिखाई दे रहा है कि रेट ऊपर जाने शुरू हो चुके हैं और वो लगातार अब मुझे लगता है कि जो है बढ़ेंगे। तो इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है व्यापारियों को? व्यापारियों को जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो जो है माल नहीं आएगा, वो तो समस्या तो सारी फिर उससे जुड़ती चली जाएंगी आगे। अच्छा, वो तो सब आगे बढ़ेंगी। अब मेन समस्या लाइट कट की है। बिजली कट रही है। बिजली जो है बार बार कट लगते हैं, घंटे में 2-2 बार भी कट हो जाती है लाइट। और अब आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी तो वोल्टेज ड्रॉप की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आपके कस्टमर हैं अब जब वो फ़ोन करते हैं आपको किसी सामान के लिए, सरिया, सीमेंट या किसी और चीज़ के लिए, तो क्या चीज़ वो पूछते हैं आपसे? ग्राहक सिर्फ रेट पूछता है। अच्छा। और ग्राहक सिर्फ रेट का कंपैरिजन करता है कि दूसरी दुकान पे ये रेट है, आपकी दुकान पे ये रेट है, तीसरी पे ये है। जबकि ग्राहक को रेट से पहले क्वालिटी का कंपैरिजन करना चाहिए कि जिस माल का वो रेट पूछ रहे हैं उस माल की क्वालिटी क्या है। अच्छा, क्वालिटी के बारे में नहीं पूछते? क्वालिटी के बारे में कोई नहीं पूछता, सिर्फ रेट के बारे में पूछते हैं। अच्छा। क्वालिटी उन्हें चाहे आप कूड़ा दे दो, प्राइस कम होना चाहिए। प्राइस कम होना चाहिए, मतलब सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा के लिहाज से, जबकि क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, प्राइस सेकेंडरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आम इंसान या जो सरिया खरीदने वाला या सीमेंट खरीदने वाला, मान लो सरिया खरीदने कोई आता है, तो उसको क्या चीज़ देखनी चाहिए सरिया में? सरिया में सबसे पहले उसे डाया देखना चाहिए कि जिस डाया का वो माल लेने जा रहे हैं उस डाया का माल है। डाया मतलब उसकी मोटाई? जो मोटाई है। अच्छा। जैसे 12 mm है तो 12 mm वो पूरा है या 11.5 mm है या 11 mm तो नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? वो वजन से भी पता चल जाता है। बंडल का एक वजन होता है ISI स्टैंडर्ड के अनुसार के इतना वजन होना चाहिए, तो उससे भी पता चल जाता है, देखने से भी पता चल जाता है, और नहीं तो नापा भी जा सकता है वो। तो ये तो क्वांटिटी में आएगा। क्वालिटी के अंदर क्या देखें फिर? क्वालिटी में फिजिकली केमिकली टेस्टेड है या नहीं है। अच्छा। उसके साथ एक टेस्ट रिपोर्ट आती है जो कंपनी हर लॉट का जो है एक टेस्ट करती है,
और उसकी टेस्ट रिपोर्ट निकालती है। अच्छा, आप खुद इस चीज़ का व्यापार करते हो जी। और इतनी ओपनली आप इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हो, तो इससे आपको नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ेगा आपके व्यापार में? नहीं, मैं व्यापार से पहले ना जो मेरे सामने मेरा ग्राहक है, मैं उसकी सुरक्षा और उसके साथ ईमानदारी जो है बरतना जो है ज़्यादा पसंद करूँगा। व्यापार तो सेकेंडरी है, पहले तो सामने वाला अगर कोई मकान बना रहा है तो उसका जो है बढ़िया घर बनना चाहिए और सुरक्षित घर बनना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है, और सभी जितने दुकानदार हैं जो इस तरह का काम करते हैं उनको ये एक सीख लेनी चाहिए, उनको भी ऐसा ही सोचना चाहिए। और सीमेंट में क्या चीज़ देखनी चाहिए? सीमेंट बेसिकली दो तरह का आता है, एक पीपीसी आता है, एक ओपीसी आता है। ओपीसी सीमेंट में फ्लाई ऐश मिक्स नहीं की जाती है। तो इन दोनों का इस्तेमाल किस किस जगह होता है? दोनों भवन निर्माण में ही होते हैं। अच्छा। ओपीसी की इनिशियली स्टेज पे जो सेटिंग है वो फास्ट होती है। अच्छा। वो तेजी से सेट होता है, और जो पीपीसी है उसकी स्लो होती है। लेकिन फाइनली स्ट्रेंथ जो है पीपीसी की जो है ज़्यादा आती है, ओपीसी की कम रह जाती है। और आसान भाषा में तो कहें तो कौन सा ज़्यादा सही है? पीपीसी सीमेंट। अच्छा। जो फ्लाई ऐश बेस्ड है वो सीमेंट आदमी को, आम आदमी को यूज करना चाहिए अपने भवन निर्माण में। तो ये हर जगह मिलता है? नॉर्मली वही बिकता है। अच्छा। और वही मिलता है हर दुकान पे। अच्छा। ओपीसी तो ऑन डिमांड आता है। कितना पुराना सीमेंट नहीं लेना चाहिए? 15 दिन से पुराना सीमेंट नहीं लेना चाहिए। अच्छा। तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक जो है घटनी शुरू हो जाती है फिर। चाहे वो कहीं भी रखा हो? देखिए, कहीं भी रखा हो लेकिन हवा के साथ मॉइस्चर तो जाता ही है। हाँ। और वो रिएक्शन उसका बराबर चलता रहता है उस मॉइस्चर के साथ। अच्छा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो उसको कैसे पता चलता है? उस पे सीमेंट पे एक तो ये है कि दुकानदार कितना स्टॉक रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2000 बैग भर लिए और फिर वो आगे का बिकता रहा, पीछे का वो ऐसे ही रखा रहा। अच्छा। दूसरी बात, कितनी उनकी टर्नओवर है, कितनी उनकी सेल है। भाई 2 दिन 3 दिन में सीमेंट दुकान पे से जो है नॉर्मली ख़त्म हो जाता है पुराना स्टॉक। तो 2-3 दिन में वो हुआ, 8 दिन में जो है कस्टमर अपना जो है यूज कर ले, फिर मंगा ले। अच्छा। अपनी 8 दिन 10 दिन की जो है ज़रूरत के अनुसार मंगाएं, दोबारा मंगा लें उसे फिर 10 दिन बाद। लेकिन हकीकत में तो एक जो जिनको नहीं मालूम वो तो सीमेंट इकट्ठा मंगा के रख लेते हैं और चलता रहता है। उसका धीरे धीरे स्ट्रेंथ घटती चली जाती है और वो मेरे अपने हिसाब से वो ठीक नहीं है। उन्हें अपनी ज़रूरत के अनुसार मैक्सिमम 15 दिन का जो है कंजम्पशन के हिसाब से सीमेंट मंगाना चाहिए। अच्छा। 15 दिन में 10 दिन में दोबारा मंगा लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और डस्ट में, डस्ट का भी कुछ होता है? डस्ट में ऐसा आजकल चल रहा है कि कुछ लोग उसे नीला दिखाने के लिए फ्लाई ऐश मिक्स करते हैं। फ्लाई ऐश मतलब? एनटीपीसी की जो कोयले की राख होती है। अच्छा। उसको मिक्स करके जो है बेचते हैं। क्योंकि वो जो एनटीपीसी की राख है, फ्लाई ऐश बोलते हैं जिसे, वो हल्का सा नीलेपन पे आ जाती है जलने के बाद। अच्छा। तो वो डस्ट में मिक्स करके उसमें जो है नीलापन दिखना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो वो देख के लेनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बढ़िया डस्ट, बढ़िया रॉ मटेरियल यूज करें और सुरक्षित भवन बनाएं। तो इस वक्त आपके काम पर, आपकी सेल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जो लेबर पलायन कर गई है उससे जो है ऑर्डर आने या तो कम हो गए या कैंसिल होने शुरू हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि जब लेबर ही नहीं है तो भवन मालिक जो निर्माण करा रहे हैं वो अपने या तो ऑर्डर होल्ड कर रहे हैं या फिर कैंसिल कर रहे हैं कि भाई जब लेबर आएगी हम तब काम शुरू करेंगे, तब माल मंगाएंगे। और जब आप लोग माल नहीं मंगा रहे तो जहाँ से आप लोग माल खरीदते हैं वो क्या कहते हैं इन चीज़ों पे? वो तो देखिए टारगेट देते हैं दुकानदार को। अच्छा। कि आप
ये माल इतना बेचेंगे तो हम इतना इंसेंटिव देंगे, सीमेंट में खासकर ये इतना माल 3 दिन में बेचेंगे तो हम इतने रुपए बैग की रिबेट देंगे आपको। लेकिन वो अब सब फेल होते जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बाजार में डिमांड नहीं है। एक आए दिन बारिश का मौसम हो जाता है तो उसमें लेबर आदमी लगाने से डरता है कि नुकसान ना हो जाए, और डिमांड ऑलरेडी कम होती ही जा रही है। तो कब तक है कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं? वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पीछे बोला था कि चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी, उसके लिए तैयार रहो। देखिए अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब तक ठीक होंगी। लेकिन उसके अलावा अभी कुछ और मंत्रियों ने ये कहा कि कहीं कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। देखिए लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा हमें, जब गैस नहीं मिलेगी प्लांटों को तो रॉ मटेरियल तैयार नहीं होगा, रॉ मटेरियल तैयार नहीं होगा तो जो है बना हुआ माल तैयार नहीं होगा, तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा एक चीज़ बताइए, नोएडा के अंदर जो ये सेल्स है ये पहले के मुकाबले बढ़ी हैं या अब एक टाइम पे आकर के अब कम होने लगी हैं? सेल्स किस तरह, किस उसमें? जैसे आप लोग सरिया सीमेंट वगैरह ये बिकते हैं। नोएडा में मैक्सिमम सेक्टर अब फुलफिल हो चुके हैं। अच्छा। तो सेल अब डाउन होती जा रही है, और आने वाले समय में और भी जो है डाउन की तरफ जाएगी। तो इसका लोकल मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है? लोकल मार्केट पे देखिए रोज दुकानों का किराया बढ़ता जा रहा है, बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं पर यूनिट, डीजल पेट्रोल बढ़ने की संभावना है, गैस बढ़ने की संभावना है शॉर्टेज के अनुसार। तो नेचुरली जो सारी कॉस्टिंग है वो जो है बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे और उससे महंगाई बढ़ेगी, ओवरऑल बाजार की महंगाई बढ़ेगी। अच्छा एक चीज़ बताइए, चलिए ये बात होती है, बात करते हैं व्यापार की। जैसे आप लोग सब व्यापारी हैं जी, तो लोकल में आप लोगों को नोएडा के अंदर क्या समस्याएं आ रही हैं? लोकल में सबसे ज़्यादा व्यापारी को समस्या आ रही है बाजार वाइज पार्किंग का ना होना। अच्छा। सिर्फ एक हमारे नोएडा के अंदर सेक्टर 18 में जो है प्राधिकरण के द्वारा पार्किंग बनाई गई है, इसके अलावा नहीं है? बाकी किसी बाजार में कोई पार्किंग जो है नहीं बनाई गई। अब ममूरा बाजार ले लीजिए आप, भंगेल बाजार ले लीजिए, बरोला ले लीजिए, सभी जगह पार्किंग मजबूरन लोगों को सड़क पे गाड़ी पार्क करनी पड़ती है पार्किंग ना होने की वजह से। फिर पुलिस चालान काटती होगी। जब जाम लगने की स्थिति बनती है तो पुलिस आती है, वो फोटो खींचती है और चालान काट के चली जाती है। फिर उसमें क्या होता है, जब किसी ग्राहक का 1 बार 2 बार 3 बार चालान कटा तो वो उस बाजार से दूसरे बाजार के लिए पलायन कर जाता है। तो वो भी जो है दुकानदार पे जो है इफेक्ट पड़ रहा है कि जो है वो बाजार में रिपीट कस्टमर नहीं आता। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ममूरा की बात करूं, ममूरा के अंदर क्या समस्याएं हैं ज़्यादा? ममूरा में ठेली पटरी का अतिक्रमण है, जो मेन मुख्य जो रास्ते हैं उन सबको जो है उन्होंने कवर कर लिया है ठेली पटरी लगा के। उससे जो है जो बाजार में गाड़ियां जानी चाहिए वो नहीं जा पाती, गाड़ियां जो है बाहर खड़ी करनी पड़ती हैं लोगों को। अच्छा। भीड़ भाड़ रहती है, और साफ सफाई जो है प्राधिकरण जो है नहीं कर पा रहा प्रॉपर। नालियां कवर नहीं है, बड़े बड़े नाले ओपन पड़े हैं। वैसे पार्किंग तो बन सकती है, अगर ये बड़े नाले हैं उनके ऊपर पार्किंग बना दे तो बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। प्राधिकरण पार्किंग बनाए और उसका शुल्क ले। आदमी जब बाजार में आएगा तो वो पार्किंग के पैसे भी देगा, व्यवस्था मिलेगी तभी तो देगा ना। जब कोई व्यवस्था ही नहीं है, हम व्यापार बंधु की मीटिंग में बार बार पार्किंग का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अच्छा। अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। तो हर महीने मीटिंग होती है? हर महीने मीटिंग होती है। अच्छा, कहाँ पे? डीएम महोदया के अध्यक्षता में। अच्छा, तो उनका क्या पक्ष रहता है इन सब समस्याओं पे?
वो कहते हैं कि प्राधिकरण को हम लिख के भेज रहे हैं, पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी, जल्द कराई जाएगी। लेकिन पिछले 1 साल में मैं कम से कम 5-6 बार लिख के दे चुका। अच्छा। लेकिन किसी भी बाजार में अभी तक कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं बनाई गई। अच्छा। तो इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं? जीएसटी से रिलेटेड कुछ समस्याएं? जीएसटी से रिलेटेड समस्याएं तो कोई इतनी खास नहीं आ रही हैं अभी, लेकिन जीएसटी में जो है 10-10 साल 15-15 साल पुराने नोटिस आ रहे हैं। अच्छा। नोटिस वो कैसे हैं, जैसे असेसमेंट हुई और किसी पे 10 रुपये रह गया सरकार का, तो 10 रुपये पे जो है ब्याज चल रहा है आज तक। अच्छा। वो 10 रुपये के हो गए 500 रुपये ब्याज लग लग के। अब तो फाइनेंशियल ईयर चेंज होने वाला है। 15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, ये 2010 के आसपास के नोटिस आ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे फाइनेंशियल ईयर चेंज होने वाला है। हाँ जी। तो अब आने वाले कैसे देखते हो आप उसको? मंदी का दौर दिख रहा है मुझे। अच्छा। आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयर में अब आप युद्ध कह लीजिए या रॉ मटेरियल कह लीजिए या जो है तेल की शॉर्ट परिस्थिति कह लीजिए। कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी? जिसका मतलब नुकसान कौन सी कैटेगरी का सबसे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा तो खाने पीने की चीज़ों का है, यानी कि व्यापारियों का जो है और खाने पीने की चीज़ें महंगी होंगी या कम मात्रा में उपलब्ध होंगी। दूसरा जो फिर गैस से या डीजल से या किसी चीज़ से ट्रांसपोर्ट से जो है संपर्क में जो चीज़ें ज़्यादा रहती हैं वो महंगी होंगी। अच्छा। और महंगी होंगी तो जो है व्यापारी दबेगा, जो है जब उस पर जो है काम नहीं होगा। किराया डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, मार्जिन घटता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है और प्रॉफिट उसका दुकानदार का घटता जा रहा है। अच्छा, जैसे छोटे व्यापारी हैं, खासतौर से जो रेहड़ी पटरी वगैरह सब लगाते हैं जी, आप व्यापार मंडल से जुड़े हैं, आप उसमें पदाधिकारी हैं, तो वो लोग भी आपके पास आते होंगे समस्याओं को लेकर? रेहड़ी पटरी वालों की अलग एक एसोसिएशन है। अच्छा। वो रेहड़ी पटरी वाले हमारे संपर्क में कम रहते हैं। अच्छा। वो उन लोगों के साथ ज़्यादा जुड़े होते हैं। अच्छा। वो रेहड़ी पटरी वालों का लगवाना, कोई उनकी समस्या है, कोई उनका जो है सर्टिफिकेट बनना है, लाइसेंस बनना है या कुछ और एक्टिविटी है, तो वो उनका एक अलग ग्रुप है। तो जैसे ये रास्तों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं जी, रास्ते ब्लॉक कर देते हैं रेहड़ी लगा करके और ठेली लगा करके, कौन परमिशन देता है ना? परमिशन कोई नहीं देता, ये सब मिली भगत है। अच्छा। और मिली भगत से ही जो है वो पनपते जाते हैं और रास्तों पे कब्जा करते जाते हैं। अब हम किसी बाजार की शिकायत डालते हैं प्राधिकरण में, तो प्राधिकरण हफ्ते में एक बार उस बाजार में जो है रेहड़ी पटरी उठाने का जो है अभियान चलाता है। जब वो प्राधिकरण का दस्ता आता है उससे पहले उन्हें खबर लग जाती है कि आज दस्ता आ रहा है, आप जो है यहाँ रेहड़ी पटरी हटा लो। अच्छा। तो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, उस दस्ते को वहाँ कुछ नहीं दिखता, वो चला जाता है। तो इस पे आरडब्ल्यूए का क्या रुख रहता है? आरडब्ल्यूए तो कोई खास वो करती नहीं, जो है सभी जगह की आरडब्ल्यूए लगभग निष्क्रिय है। अच्छा। उसमें क्या है कि सब बस मुझे प्रधान बना दो, मैं आजीवन प्रधान रहूं। अच्छा। करूं कुछ ना। तो कायदे में जब आरडब्ल्यूए बनी हुई हैं तो उन्हें जो है प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए, अपनी शिकायतें बार बार लिख के देनी चाहिए। प्राधिकरण नहीं सुनता तो जो है डीएम ऑफिस में जाके कलेक्ट्रेट में देनी चाहिए, कहीं और जो है ट्वीट करना चाहिए या आईजीआरएस डालनी चाहिए। लेकिन बस वो एक नाम की आरडब्ल्यूए है। अच्छा। हर जगह। अच्छा। ज़्यादातर जगह मतलब, क्योंकि ममूरा के जितने भी रास्ते हैं, खासतौर से जो मुख्य रास्ते हैं, वो सब के सब अतिक्रमण की चपेट में हैं। रास्ते टूटे पड़े हैं, नालियाँ बेकार हैं,
रास्तों में ऐसे ऐसी जगह खंबे लगे हुए हैं जिससे रास्ते बाधित होते हैं, ट्रैफिक होता है, और उसके बावजूद भी आरडब्ल्यू अगर कोई काम नहीं कर रही और आरडब्ल्यू की अगर कोई नहीं सुन रहा तो फिर क्या समाधान है? आरडब्ल्यूए की सुनेगा क्यों नहीं? अगर आरडब्ल्यूए अपनी शिकायत देगी, सुनेगा तो कोई तभी ना जब वो अपने लिखित में कोई शिकायतें दे। तो नहीं देते वो, आरडब्ल्यूए देती ही नहीं। अच्छा, आरडब्ल्यूए एसीपी ऑफिस में जाएं, थाने में जाएं, एक मीटिंग करें, व्यापारियों के साथ मीटिंग करें कि भाई जो है आप अपने सामने अतिक्रमण ना होने दें, हम आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग करेंगे, तो वो चीज़ें व्यवस्थाएं बनेंगी और वे बदलेंगी व्यवस्थाएं। अच्छा। वो बदलती चली जाएंगी, लेकिन जब तक कोई उसकी शुरुआत नहीं करेगा तो वो जो है व्यवस्थाएं बिगड़ती चली जाएंगी। और अधिकतर हर क्षेत्र का यही हाल है, ज़्यादातर क्षेत्र का यही हाल है। जनता को, हमारे दर्शकों को कोई आप मैसेज दीजिए अपने जो आप काम करते हैं, ताकि उनको कुछ सीख मिले, राहत मिले। सभी को ये कहना चाहूँगा कि रेट पर ना जाकर क्वालिटी सबसे पहले देखें, रेट बाद में देखें, क्वालिटी वाइज बढ़िया सामान लें और अपने भवन को सुरक्षित एवं सुंदर बनाएं, और आप भी सुरक्षित रहें और आपके बच्चे भी सुरक्षित जीवन व्यापन करें। मेरी तरफ से सभी को ये संदेश है कि जो है बढ़िया से बढ़िया मटेरियल लगाएं और क्वालिटी कंट्रोल रखें। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ समय की दिक्कतें हैं जो आई हैं और ये निकल जाएंगी। कोरोना आया था, हम बिल्कुल घरों में बंद हो गए थे। हम जब बढ़िया तरीके से हमने कोरोना को जो है क्रॉस किया, तो इसी तरह से ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ये जल्द ख़त्म होने वाला है। मेरे विचार से जो है बहुत जल्दी ये हम इससे निकल जाएंगे। मनोज जी, आपने हमें इतना कीमती समय दिया, क्योंकि आपको कहीं जाना था और हमने आपको बिठा लिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को भी राम राम कर लीजिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, हमारे साथ थे मनोज भाटी जी। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो खुद मुझे भी नहीं पता थी, और वो बहुत काम की बातें हैं, आपको उन पर अमल करना चाहिए। तो जल्द मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो काम की बातें थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ लें और अपने जीवन में सुरक्षा को महत्व दें। जय हिंद।